वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं पंकज, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, अपने इस यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पिछले क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेंडल्स के पी प्लांट पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, और फिर उसमें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। और अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया और जीन के बारे में बहुत कुछ उनको जानकारी नहीं थी या आइडिया नहीं था। लेकिन लगभग 100 इयर्स के बाद जब 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम दिया था, उसके बाद इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जीन्स के बारे में और डीएनए के बारे में हम लोग और ज़्यादा जान पाए। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो डीएनए के बारे में, डीएनए, उसके बाद द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जब जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो मेंडल ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। इसके इनहेरिटेंस पैटर्न्स को हमने देखा था मेंडल के द्वारा भी पी प्लांट पर किया गया एक्सपेरिमेंट, और फिर थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया गया एक्सपेरिमेंट। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम पे ये क्लियर नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that DNA या deoxyribonucleic acids is the genetic material, that DNA deoxyribonucleic acid, इसका फुल फॉर्म है DNA का, is the genetic material for the majority of the organism. In class 11 we have learned the nucleic acids are the polymers of nucleotides. अब यहाँ पे क्या है? एट द टाइम ऑफ मेंडल को जीन्स के बारे में या डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उनके स्टडी के या एक्सपेरिमेंट के 100 years के बाद हम लोग डीएनए के बारे में बहुत कुछ जान पाए। अब देखिए यहाँ पे क्लास 11 में हमने पढ़ा है क्या, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यह हमारा जो डीएनए या आरएनए जो बना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप का होता है, डीएनए या आरएनए। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। देयर आर 2 types ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक होता है डीएनए और दूसरा आरएनए। क्या है? 2 टाइप का न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड आपका 3 चीजों से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड ये 3 चीज से मिलकर बना है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है इस पे फॉस्फेट ग्रुप। तो कोई भी जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है ये इन तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा पेंटोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ
न्यूक्लिक एसिड्स, ये आपका क्या है, पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है आपका, मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होकर तब ये आपका न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। अब यहां से हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है डीऑक्सी, जो हमने अभी देखा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही एक्ट करता है। आरएनए ऑल्सो किसमें होता है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेज एंड मोस्टली फंक्शंस एज। क्या होता है, डीएनए तो आपका जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में, खास करके वायरसेस वगैरह में क्या है, आरएनए भी आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। साथ ही आरएनए का, इसके अलावे भी आरएनए का जो फंक्शन है अदर देन जेनेटिक मटेरियल, ये मैसेंजर के रूप में काम करता है, एडेप्टर के रूप में काम करता है, स्ट्रक्चरल के रूप में और कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में भी ये काम करता है। तो आरएनए आपका क्या है, इसका मल्टी फंक्शन है, जेनेटिक मटेरियल के अलावे और भी इसके कुछ फंक्शन है। मैसेंजर का काम करता है, एडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। इन क्लास 11 वी हैव ऑलरेडी लर्नड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, हमने क्लास 11 में इसको देखा है, एंड द वे बाय विच दीज मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक पॉलीमर्स। बट हम लोग फिर भी यहाँ पे इसको देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मैं यहाँ पे देखता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ। ये आपका, ये यहाँ पे, एक मिनट, इस तरह से कार्बन कार्बन, थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पा रहा है। ओके, मैं यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन ले लीजिए, यहाँ पे, और ये 1 2 3 4, और एक कार्बन आपका यहाँ पे है। आप ऐसे ले लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है, बॉन्डेड है एक्चुअली ये। CH2, इस चेन से बाहर एक कार्बन है, ऑक्सीजन। यहां पे आपका क्या है, फॉस्फेट ग्रुप रहता है, 5 कार्बन। ये नंबरिंग इधर से हम लोग करेंगे 1 2 3 4, और 5th कार्बन जो है चेन के बाहर होता है। इस 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, और 1st कार्बन से नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है आपका, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच है, इसको कहते हैं फॉस्फोइस्टर, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। तो ये 3 चीजें मेनली एक न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या क्या है, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ये आपका नाइट्रोजनस बेस 1st कार्बन से अटैच है, और 5th कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इसको हम लोगों ने आगे देखा है। In class 11 we have already learned the structure of nucleotide and the way by which these monomers are linked to form nucleic acids polymers. The structure of DNA. DNA is a long polymer.
डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as the number of nucleotides or a pair of nucleotides referred to as the base pair present in it. Base pair, number of, क्या कह रहा है? The length of DNA is usually defined as the number of nucleotides. कितना न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट है उसके आधार पे डीएनए का लेंथ डिसाइड होता है, या फिर और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मींस इट मींस बेस पेयर्स. पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मींस बेस पेयर्स present in it. This is characteristics of an organism. For example, bacteriophage known as Phi174 has 5386 nucleotide. Phi174 एक बैक्टीरियोफाज है जिसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, जबकि बैक्टीरियोफाज एक दूसरा बैक्टीरियोफाज है लेम्डा हैज 48,502 बेस पेयर्स है इसके पास. जबकि आपका इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 को थोड़ा हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 6, एक मिनट, 10 टू द पावर 6 इसको हम लोग, हाँ अब ठीक है. इस्चेरिशिया कोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 base pairs and the haploid content of DNA is 3 into haploid content of DNA. यहाँ भी थोड़ा सा, एक मिनट, haploid content of DNA is, हाँ ये आपका है डीएनए में, ह्यूमन डीएनए इज हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स हैप्लॉइड कंटेंट. जबकि डिप्लॉइड कंटेंट में क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड कंटेंट में इसी का डबल कर दीजिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, ये डिप्लॉइड कंटेंट में. जबकि हैप्लॉइड कंटेंट पे ये रहा आपका 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर. अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या फिर आरएनए का. और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स. हमने देखा है इससे पहले नाइट्रोजनस बेस, ये दो तरह का आपका होता है, प्यूरिन एंड pyrimidines. Purines be adenine and guanine, AG, adenine and guanine. Pyrimidine cytosine and thymine. या फिर इसमें एक और यूरासिल जो कि सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है. थाइमिन ओनली डीएनए में प्रेजेंट है, जबकि यूरासिल आपका ओनली आरएनए में प्रेजेंट है. साइटोसिन दोनों में होता है कॉमन, डीएनए और आरएनए दोनों में. तो क्या है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर, दैट इज राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए और आरएनए में राइबोज शुगर भी पेंटोज शुगर है इन केस ऑफ आरएनए में प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट है. और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका है 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए और डीएनए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज, प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन. एडेनिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं. पायरिमिडीन, साइटोसिन सी, यूरेसिल यू एंड थाइमिन टी. ये थाइमिन जो है आपका ओनली डीएनए में प्रेजेंट है और यूरेसिल ओनली आरएनए में प्रेजेंट है. साइटोसिन बोथ में प्रेजेंट है, ये दोनों में, बोथ प्रेजेंट इन बोथ. साइटोसिन इज कॉमन, ओके, यहां लिखा हुआ भी है. साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए
Thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA. At the uracil is present in RNA at the place of thymine. यहाँ पे थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन. ओके, RNA is present in RNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine. Okay. A nitrogenous base. Now a nitrogenous base is linked to hydroxyl group at 1' carbon of pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside. जो हमने यहाँ लिखा भी है, nucleoside equal to nitrogenous base plus pentose sugar. Nitrogenous base plus pentose sugar. Pentose sugar deoxyribose in case of DNA and oxyribose in case of oxyribose नहीं, ribose only. Ribose in case of RNA. RNA में ribose sugar, इसमें deoxyribose sugar DNA में. नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स जो इससे पहले हमने देखा है. फॉर एग्जाम्पल एडेनोसिन और न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सीगुआनोसिन, साइट्रिडिन, डीऑक्सीसाइट्रिडिन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है यूरिडीन. यूरिडीन यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, तो ये यूरिडीन बनाएगा. यूरिडीन और थाइमिन प्रेजेंट है डीएनए में, तो यहाँ पे ये डीऑक्सीथाइमिडीन बनाएगा. When a phosphate group is linked to hydroxyl group of 5' carbon of a nucleoside, when a phosphate group is linked to hydroxyl group at 5' carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the types of sugar present in formed. ओके, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया. न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जबकि न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर यानी डीएनए का कंपोनेंट क्या है, डीएनए या फिर आरएनए का, न्यूक्लिक एसिड्स का कंपोनेंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. ये तीन कंपोनेंट है आपका डीएनए या आरएनए किसी भी न्यूक्लिक एसिड्स का. न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. नाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू. अब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होगा, लिंकेज होगा दोनों में, तो क्या बनाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड या ट्राई न्यूक्लियोटाइड. तीन न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो पॉली न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety. एक एंड पे क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा एट 5' कार्बन पर. 5' कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, which is referred to as 5' end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free hydroxyl group at 3' carbon, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. The backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. Sugar and phosphate जो आपका बैकबोन बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, is formed due to sugar and phosphate. The nitrogenous base linked to sugar moiety project from the backbone. Okay, now in RNA, every nucleotide residue has an additional hydroxyl group present at 2' carbon position in the ribose sugar.
आरएनए के केस में 2 प्राइम कार्बन पे एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इसको अनस्टेबल करता है। इन द राइबोज शुगर ऑल्सो in RNA the uracil is found at the place of thymine, that is 5-methyl uracil। थाइमिन, और थाइमिन क्या है एक्चुअली, इसका अल्टरनेट नेम क्या है, दूसरा नेम, केमिकल नेम 5-methyl uracil। यूरेसिल में ये स्ट्रक्चर में 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड है, ये आपका थाइमिन बना देता है। अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन का दूसरा केमिकल नेम 5-methyl uracil। तो आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है? आरएनए के पास एक कैटालिटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि इसको ज़्यादा कैटालिटिक प्रोवाइड करता है, ज़्यादा अनस्टेबल बनाता है, और ये कहाँ पे है तो 2 प्राइम कार्बन पर इन राइबोज शुगर। जबकि डीएनए में ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सी। तो यहां से डीएनए पे 2 प्राइम कार्बन पे सिर्फ H ग्रुप होता है, OH ग्रुप नहीं होता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। जब दूसरा कि बेस नाइट्रोजनस जो शुगर होता है डीएनए में पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, व्हेयरएज इन डीएनए यूरेसिल की जगह पे थाइमिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1869। 1800 डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिटी है इसमें। ये सबसे पहले किसने बताया था? फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869 में। ही नेम्ड इट निकुलिन। निकुलिन नाम सबसे पहले किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। और ये भी कि एसिडिक सब्सटेंस होता है, एसिडिक इन नेचर होता है डीएनए, ये भी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने कहा था। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद फ्रेडरिक मिशर भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड उसके पास उसको उन्होंने नाम दिया था निकुलिन। निकुलियस से उन्होंने डीएनए को कोई चीज़ निकाला जिसको उन्होंने निकुलिन कहा। इससे ज़्यादा आगे वो कुछ नहीं कर पाया। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा दिया था। यानी एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा किसने दिया था? एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा ये किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस एंड डिफ्रेक्शन डेटा ये दिया था आपका मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इस एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा के आधार पर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया डीएनए का स्ट्रक्चर। proposed a very simple but famous double helix structure, double helical structure या double helix model for the structure of DNA। double helical structure of या double structure model of DNA किसने दिया था? जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने। किस पर आधारित? based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin। इसके बाद one of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain। However, this proposition was also based on the observations of Erwin Chargaff। एक और साइंटिस्ट एरविन चारगाफ, that for a double stranded DNA। एरविन चारगाफ ने क्या दिया था? The ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant
एंड इक्वल्स टू 1। यानी जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, वो किस पर बेस्ड दिया था? दो चीजों पर बेस्ड। एक तो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा या एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, एंड दूसरा उन्होंने किस पर बेस्ड दिया था? वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दोनों स्ट्रैंड के बेस पेयरिंग के आधार पर, जो बेस पेयरिंग किसने दिया था? एरविन चारगाफ ने दिया था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था? द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन का और ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और इक्वल्स टू 1। इसके बाद द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। बेस पेयरिंग जो है क्या हुआ? वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी complementary to each other, and therefore if the sequence of base in one strand is known, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो कंप्लीमेंट्री होता है, ये कैसे प्रूफ हुआ? बेस पेयरिंग के थ्रू, जिसमें एरविन चारगाफ ने बेस पेयरिंग का तरीका बताया था। इसमें द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, देन द सीक्वेंस इन द other strand can be predicted also. If each strand from a DNA, that is parental DNA, act as a template for synthesis of a new strand, the two double-stranded या daughter DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implications of the structure of DNA became clear. यहाँ से जो जेनेटिक नेचर है, स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो क्लियर हो गया। यानी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। पहला मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक के पर बेस्ड, और दूसरा एरविन चारगाफ के बेस पेयरिंग के आधार पर। और ये क्या है? बेस पेयरिंग क्या कहता है कि कंप्लीमेंट द बेस पेयरिंग क्या कहता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो दोनों कंप्लीमेंट्री, दोनों पेयर है, दोनों स्ट्रैंड है, एक डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है वो दैट आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस एक पेयर का, एक स्ट्रैंड का अगर बेस का सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का बेस हम लोग इजिली जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा डीएनए का जो दोनों टेम्पलेट है, अगर न्यूज डीएनए के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करता है, तो देन टू डबल स्टैंडर्ड डॉटर डीएनए प्रोड्यूस्ड विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ दिस, ओके, द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए became very clear. इसके बाद क्या है? द सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। इट इज मेड ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वो क्या कहता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, polynucleotide chain, whereas the backbone is constituted by the sugar and phosphate and the base project inside. क्या कहता है कि जो पहली बात तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, दो स्ट्रैंड का बना हुआ है डीएनए। इसके बाद इसका जो बैकबोन बना हुआ है वो शुगर एंड फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन बना है, एंड द बेसेज प्रोजेक्ट इनसाइड, जो बेस है नाइट्रोजनस बेस वो इनसाइड प्रोजेक्ट किया हुआ है। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3', द अदर हैज 3' to 5', दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी में अटैच है। द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आपस में दोनों स्ट्रैंड के बीच, जो दोनों स्ट्रैंड में के इनसाइड जो बेसेज है जो आपस में ज्वाइन किया हुआ है वो किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स, और ये क्या बनाता है? बेस पेयर्स। एडेनिन
forms 2 hydrogen bonds with thymine AT8. Adenine forms 2 hydrogen bond, 2H bond एडेनिन और थाइमिन के बीच, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, H bond. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strands and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. इसके बाद the two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each turn. एक टर्न में 10 बेस पेयर है और पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 nm. Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This, in addition to hydrogen bonds, confers stability of the helical structure. Compare the structure of purine and pyrimidine. Can you find the, यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस between 2 polynucleotide chains in DNA remains almost constant. The proposition of a double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma. फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी which states that the genetic information flows from DNA to RNA to protein synthesis. सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक ने. और ये क्या कहता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम DNA टू RNA, DNA to RNA to protein synthesis, यानी ओनली वन डायरेक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस. सेंट्रल डोग्मा. डीएनए रेप्लिकेशन से मैसेंजर आरएनए, डीएनए के टेम्पलेट पर ट्रांसक्रिप्शन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं. डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एक स्ट्रैंड का कॉपी करना इनटू मैसेंजर आरएनए, इनटू आरएनए सिंथेसिस. तो ये वो ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, that is translation. In some viruses, the flow of genetic information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. वायरसेस में, खास करके आरएनए वायरस में, जेनेटिक मटेरियल का फ्लो जो होता है वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? यस, ये प्रोसेस क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. किस प्रोसेस का नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जेनेटिक फ्लो फ्रॉम आरएनए टू डीएनए. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pairs, that is 0.34 nanometer. If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs with the distance between 2 consecutive base pairs, it comes out to be approximately 2.2 meters, a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus. एक डीएनए का, एक हेलिक्स का, एक स्ट्रैंड का लेंथ 2.2 मीटर. हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल? तब ये पैकेजिंग इसका होता है, कैसे होता है? In prokaryotes such as E. coli,
though they do not have an defined nucleus. प्रोकैरियोट्स में क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है इज नाउ स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, थ्रू आउट सेल में स्कैटर्ड है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके साथ ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ क्या है, बंधा हुआ है. इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स. इन प्रोकैरियोट के केस में, जबकि इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स. देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with charged side chain. Histones are rich in basic amino acids. Histone protein क्या है, बेसिक amino acids ज़्यादा है हिस्टोन प्रोटीन में, बेसिक इन नेचर है, पॉजिटिवली चार्ज है. रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन. हिस्टोन प्रोटीन में क्या है, आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स. रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन, both the amino acids residue carry positive charges in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. अब क्या है यहाँ पे देखिए, डीएनए एसिडिक इन नेचर, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा होता है, बेसिक जो कि रिच है. हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स कॉल्ड लाइसिन एंड आर्जिनिन्स. और ये क्या बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. यानी न्यूक्लियोसोम आपका क्या है, न्यूक्लियोसोम ये हो जाएगा डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर. ये न्यूक्लियोसोम. A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. एक न्यूक्लियोसोम में 200 base pairs of DNA helix. Now, nucleosomes constitutes the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. Thread-like strand bodies seen in nucleus. The nucleosome in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under microscope. यानी इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, और ये न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्टैंड या कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस. द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज beads on string structure. Now, theoretically, how many such beads do you imagine are present in a mammalian cell? The beads on a string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber. The beads on a string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome. अब ये जो beads on a string structure है in chromatin, ये is packaged to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively called as non-histone chromosomal proteins, NHC, non-histone chromosomal. एक तो हिस्टोन प्रोटीन था, दूसरा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन.
NSC. In a typical nucleus, some region of chromatins are loosely packed. Some regions of chromatin का कुछ region loosely packed है and stains light and are referred as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called heterochromatin. Euchromatin is transcriptionally active. Euchromatin transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is transcriptionally inactive. Now, the search for genetic material. Even though the discovery of nuclein by Miescher and proposition of principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance has reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of the most cell. But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. नाउ अब ये क्या है, देखिए ये क्या है यहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. इवन कि मेंडल ने या थॉमस हंट मॉर्गन ने अलग अलग पी प्लांट पे या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया और कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया, जीन्स के बारे में बताया कि समथिंग इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया या फिर समथिंग इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, जो जीन्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी आउट करता है. देन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928. फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरियम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया, इस पे वर्क किया एंड विटनेस्ड अ मिरेकुलस इन ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म. व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट. अब ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज. जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को कल्चर किया कल्चर प्लेट पे, देन some bacteria produces smooth shiny colonies that is called S strain, while others produces rough colonies that is called rough R strain. This is because the S strain bacteria have a mucus coat या polysaccharide coat. S strain बैक्टीरिया में क्या था, एक म्यूकस का कोटिंग था या पॉलीसेक्राइड का कोटिंग था, while R strain के पास ये म्यूकस कोट का नहीं था, पॉलीसेक्राइड का कोटिंग नहीं था. माइस इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन. अब उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को अलग अलग कल्चर प्लेट में ग्रो कराया. कुछ बैक्टीरिया क्या किया, सम स्मूथ प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज दैट इज कॉल्ड एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन वायरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग था, और कुछ जो है रफ कॉलोनीज बनाया कुछ बैक्टीरियम जिसको कि आर स्ट्रेन बोला गया, ये नॉन वायरुलेंट था. अब इन्होंने बारी बारी से एक एस स्ट्रेन बैक्टीरियम और आर स्ट्रेन बैक्टीरियम को दो अलग अलग माइस पे इंजेक्ट किया. माइस इन्फेक्टेड विथ द एस स्ट्रेन दैट इज वायरुलेंट डाई फ्रॉम न्यूमोनिया, और जो वैसा माइस जिसपे उन्होंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, वायरुलेंट था, उसने डिजीज कॉज किया और माइस हैड डाइड फ्रॉम न्यूमोनिया. But mice infected with the R strain जिसमें इंजेक्ट किया गया,
that is non-virulent. R strain was non-virulent and do not develop pneumonia in mice. Now S strain inject into mice die with pneumonia, whereas R strain inject into mice live and there is no pneumonia infection. ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हिटिंग देम. ग्रिफिथ ने एक तो ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके आगे ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हिटिंग देम. उसने बैक्टीरिया को किल किया बाई हिटिंग देम. किसको? डिजीज कॉजिंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को. ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम. अब उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किल किया और हिट किल करने के बाद उसको फिर से माइस में इंजेक्ट किया. इस बार उन्होंने पाया कि माइस में इन्फेक्शन कॉज नहीं किया, यानी निमोनिया का कोई लक्षण नहीं दिखा. देन नाउ एस स्ट्रेन हिट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, देन माइस लाइव एंड देयर इज नो कॉजिंग निमोनिया. नाउ अब इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, अब एस स्ट्रेन हिट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया के साथ. हिट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया एंड देन ही इंजेक्टेड इनटू माइस. देन अगेन माइस डाई विथ निमोनिया. फिर से निमोनिया कॉज हो गया माइस में. जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कल्चर प्लेट पे न्यूमोकोकस न्यूमोनी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरियम को कल्चर किया कल्चर प्लेट पे, उसमें दो टाइप का कॉलोनी बना. एक एस कॉलोनी, स्मूथ साइनी कॉलोनी, जिसमें कि म्यूकस कोटिंग था, पॉलीसेकेराइड का कोटिंग था, और दूसरा आर स्ट्रेन रफ, जिसमें कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड या म्यूकस कोटिंग नहीं था. अब उसने दो अलग अलग माइस पे उसको इंजेक्ट किया, एक एस स्ट्रेन को, एक आर स्ट्रेन, अलग अलग बैक्टीरियम पे, अलग अलग माइस पे. और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो उसने निमोनिया कॉज किया और माइस हैड डाइड. बट जब उसने दूसरे माइस पे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, उसमें कोई निमोनिया कॉजिंग नहीं हुआ एंड दे लाइव. फिर से उसने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किल किया और फिर से एक माइस में इंजेक्ट किया. देन माइस विल लाइव, माइस में देन माइस हैड लाइव, कोई उसमें निमोनिया कॉजिंग नहीं हुआ, निमोनिया कॉज नहीं किया. और फिर से उसने अगेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर से माइस में इंजेक्ट किया. देन अगेन ही फाउंड दैट माइस डाई विथ निमोनिया. व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हिट किल्ड एस स्ट्रेन and live R strain bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S strain bacteria from the dead mice. अब उसने क्या किया, उसने दिया था क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स करके दिया था, जबकि डेड माइस में से उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को गेन किया. He concluded that R strain bacteria had been transformed by the heat killed S strain bacteria. उसने क्या पाया कि R strain बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म कर गया by a heat killed S strain बैक्टीरिया, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया. सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द हीट किल्ड, some transforming principle transferred from heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. यानी something, कुछ न कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ हिट किल्ड एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन में, जो कि जहां से उसने स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोटिंग बनाया और बिकम वायरुलेंट, और वायरुलेंट हो गया. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. यह ऐसा क्यों हुआ? दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द genetic material. However, the biochemical nature of genetic material
was not identified from his experiments. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट से ये तो बता दिया कि some genetic material had been passed from S-strain bacteria to live R-strain, heat killed S-strain bacteria to live R-strain bacteria, but the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments. उन्होंने उस का बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल उन्होंने नहीं डिफाइन किया. नाउ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी. नाउ biochemical characterization of transforming principle. Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy in 1933 to 44, the genetic material was thought to be a protein. इन्होंने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को माना. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle. इन अलग अलग तीन साइंटिस्ट ने, ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, ये प्रोटीन को क्या माना? जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन एंड देन वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या माना? प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कैरी करने वाला बताया, मान के एक्सपेरिमेंट किया. दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा को फ्रॉम हीट किल्ड एस-स्ट्रेन. उसने हीट किल्ड एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया से प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को अलग अलग किया, प्यूरिफाई किया, टू सी व्हिच वन कुड ट्रांसफॉर्म्ड नॉन वायरुलेंट लाइव आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया. उन्होंने क्या किया? ये देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया कि हीट किल्ड एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सबको अलग अलग किया, प्यूरिफाई किया और एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस था जो ट्रांसफॉर्म किया नॉन वायरुलेंट लाइव आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया को वायरुलेंट एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया में. They discovered that DNA alone from S-strain bacteria caused R-strain bacteria to become transformed. उन्होंने क्या पाया कि जो डीएनए है, डीएनए alone from S-strain bacteria caused R-strain bacteria to become transformed, become virulent. इसके बाद they also discovered that protein digesting enzymes, proteases and RNA digesting enzymes, RNAs did not affect transformation. ये जो साइंटिस्ट हमारे पास थे, ये साइंटिस्ट ये तीन साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी, इन्होंने क्या बताया कि डीएनए is the genetic material which made the live R-strain bacteria, non-virulent R-strain bacteria became virulent due to transfer of DNA from heat-killed S-strain bacteria. और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीजेस and RNA digesting enzyme, RNAs, did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA, but digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material. They concluded, उन्होंने क्या अपना conclusion दिया? DNA is the hereditary मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड. उन्होंने क्या किया? एक्चुअली तीन अलग अलग कल्चर प्लेट बनाया, तीन अलग अलग कल्चर प्लेट में एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया को और कल्चर किया और उसमें क्या किया? एक में आरएनएज
एंजाइम मिलाया जो आरएनए को, पहले तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग अलग प्यूरिफाई किया, और प्रोटीन के साथ प्रोटीएज मिलाया, डीएनए के साथ डीएनएज मिलाया, आरएनए के साथ आरएनएज मिलाया, और तब उसने फिर क्या किया, लाइव स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया। तब उन्होंने पाया कि जो डीएनएज एंजाइम था उसमें उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया। डीएनएज एंजाइम के साथ जो सैंपल था उसने उसको डिजीज कॉज नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उसमें, जबकि आरएनएज और प्रोटीएज के साथ वाला जो सैंपल था उसने निमोनिया कॉज कर दिया, या आप कह सकते हैं कि नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया। और यहां से उन्होंने क्या बताया, इससे उन्होंने प्रूफ किया कि कंफर्म किया कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड। The genetic material is DNA. The unequivocal proof, undoubtedly proof that DNA is the genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. They worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. अब जेनेटिक डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ किसने दिया, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने इन 1952 में, जब उन्होंने बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्शन कॉज कराया, किस पे, बैक्टीरियम पे। द बैक्टीरियोफाज अटैचेज टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफाज में मेनली क्या होता है, या तो प्रोटीन का कोट होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफाज मीन्स वायरसेस, प्रोटीन का कोट या फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, दो ही चीज होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। अब इस बैक्टीरियोफाज से उन्होंने इशरिशिया कोलाई बैक्टीरियम पर इन्फेक्शन कॉज कराया। द बैक्टीरियोफाज attaches to the bacteria and its genetic material then enters into the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as it was its own and subsequently manufactures more viruses particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA or viruses that entered into the bacteria. They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus. कुछ बैक्टीरियम को, कुछ वायरसेस को उन्होंने क्या किया, कल्चर किया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के साथ, एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर के साथ। कुछ वायरसेस को ग्रो कराया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के साथ और कुछ को रेडियोएक्टिव सल्फर के साथ। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए। जिस बैक्टीरियम को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में कल्चर कराया, ग्रो कराया, उसमें उसका जो डीएनए था वो क्या था, रेडियोएक्टिव डीएनए था, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के होने के कारण, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरस होता है जो हमने पहले देखा है, बट प्रोटीन में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंट radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. अब इसके बाद क्या हुआ, radioactive bacteriophage then were allowed to attach Escherichia coli bacteria. Then as the infection proceeded, the viral coat were removed from the bacteria by aerating them in a blender. The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in centrifuge. Bacteria which was infected with viruses had radioactive DNA, were radioactive, indicating that DNA was the genetic material that passed from the virus to the bacteria. Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. This indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA
is therefore the genetic material that is passed from viruses to bacteria. ये प्रूफ किसने किया था? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने। कहाँ चला गया? ओके, अरे यार, ये क्या हुआ? ओके, हाँ, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ओके, नाउ properties of genetic material, DNA versus RNA. From the foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiments. It became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic virus and QB bacteriophage, etc. Answer to some of these questions, such as why DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter. अब ये क्या है? DNA ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्यों है, जबकि RNA परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शंस। RNA जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के साथ साथ मैसेंजर और एडेप्टर का भी काम करता है, या कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी इसके पास है। हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेज बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स। RNA और DNA के स्ट्रक्चर में, DNA और RNA में क्या डिफरेंस है? RNA में 2' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि उसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा RNA में राइबोज शुगर है, जबकि DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसके अलावा RNA में यूरासिल है इन लिeu ऑफ थाइमीन DNA में प्रेजेंट है, जबकि यूरासिल RNA में प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसके कारण RNA अनस्टेबल है। RNA इज अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, एंड ये जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग जल्दी जल्दी करता है। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेज बिटवीन RNA एंड DNA? ओके, हम लोग पहले देख चुके हैं केमिकल डिफरेंसेस। A molecule that can act as a genetic material, क्या है? Molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? It should be able to generate, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, it should be able to generate its replica, that is replication. रेप्लिकेशन के मामले में आपका RNA भी रेप्लिकेट कर सकता है और DNA भी रेप्लिकेट कर सकता है, दोनों ही। जबकि इट शुड बी स्टेबल बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। इस केस में RNA स्टेबल नहीं है, DNA स्टेबल है। RNA क्या है? अनस्टेबल। RNA अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, ये स्टेबल। क्यों? ये इस पे स्टेबिलिटी अनस्टेबल, RNA अनस्टेबल क्यों है? 2' कार्बन पे इसके पास 2' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, जबकि इसमें क्या है?
2 प्राइम कार्बन पे सिर्फ H प्रेजेंट है, 2 प्राइम कार्बन पे। टू प्राइम कार्बन पे सिर्फ H प्रेजेंट है। ये इसको स्टेबल बनाता है डीएनए को, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना इसको अनस्टेबल करता है आरएनए को। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेज। स्लो चेंजेज इसमें स्लो म्यूटेशन होता है, स्लो चेंजेज डीएनए में, जबकि इसमें आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है, फास्ट चेंजेज होता है। इसके कारण ये जल्दी म्यूटेट कर जाता है। That are required for evolution. Slow mutation, slow changes are required for evolution. It should be able to express itself in form of Mendelian characters. If one examine each requirement one by one, because of rules of base pairing and complementarity, both the nucleic acids DNA and RNA have the ability to direct their duplication. The other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill this criteria of replication. Replication जो है DNA और RNA दोनों में हो सकता है। The genetic material should be stable enough. Genetic material should be stable enough not to change with different stages of life cycle. Life cycle के different stage पे change नहीं होना चाहिए, stability होना चाहिए, या फिर एज के साथ, और with change in physiology of the ऑर्गेनिज्म, इसके साथ चेंज नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट हीट killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now can easily be explained in light of DNA, that the two strands become being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. ये क्या कह रहा है लाइन? At least did not destroy. ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जब उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल किया था, itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज को इसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था हिट किल्ड होने के बाद भी। एंड दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ डीएनए, दैट द टू स्ट्रैंड्स बिकम कंप्लीमेंट्री। दोनों स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। फर्दर, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA more unstable, labile and easily degradable. RNA is also now known to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA is chemically less reactive and structurally more stable. यहाँ पे क्या है, RNA और DNA में क्या मेजर डिफरेंस? DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA. या फिर RNA के रेफरेंस में आप कह सकते हैं RNA is chemically more reactive and structurally less stable. Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is a better genetic material. Now, in fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. DNA को uracil के जगह पे थाइमिन का प्रेजेंट होना भी DNA को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster. RNA can directly code for the synthesis of proteins. RNA can directly code for the synthesis of protein. RNA directly code करता है for protein के synthesis के लिए. Hence, can easily express the characters. Whereas DNA is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicates that both DNA and RNA can function as genetic material, but
DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. ये क्या कर रहा है? RNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए बेटर है, बट जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए DNA is the more stable. Now RNA वर्ल्ड, यहाँ से हम लोग जो यहाँ तक हम लोग आज कर लेते हैं, RNA वर्ल्ड से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने इसको क्विक रिवीजन किया है एक्चुअली, इस चैप्टर को हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमने क्विक रिवीजन किया है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हमने स्टडी किया है, और इसमें कई सारे साइंटिस्ट का ऐसा नाम आया है जहाँ से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसके आगे DNA और RNA में जो डिफरेंस है, DNA इज जेनेटिक मटेरियल क्यों है और RNA क्यों नहीं है, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA ही क्यों है, RNA कुछ वायरसेस में ही क्यों है, तो ये सब हमने कुछ स्टडी किया है आज। इसके बाद हम लोग इसको RNA वर्ल्ड से आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड